हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। हमने पूरा का पूरा यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ लिया है और उसमें सिमिलैरिटी पूरी है। जो नॉट्स और सिमिलैरिटी है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक, हाई कोर्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा, मोशन सारे वही होंगे, सारी चीज़ें वही होंगी। जो जो डिफरेंसेस होंगे आज मैं वो पूरा एक नोट्स बनवा दूंगा आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इन सब में अंतर क्या है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें स्टेट में क्या डिफरेंसेस हैं वो एक नोट्स में हो जाएगा। तो आप ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है पुराने नोट्स में, और इसके बाद अभी के नोट्स को आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेट जुडिशरी स्टेट लेजिस्लेचर में ये चीज़ें आपकी डिफरेंट है। फिर इसके बाद और हम लोग देख लेंगे जुडिशरी से रिलेटेड, ग्राम न्यायालय से रिलेटेड, एवरीथिंग वी विल सी। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला टॉपिक है पैसेज ऑफ बिल। क्या लिख सकते हैं आप? पैसेज ऑफ बिल। तो पहला लिखिए उसमें मनी बिल। क्या लिखेंगे आप? मनी बिल। तो मैंने मनी बिल आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें जब हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे कि मनी बिल आता है, और मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट का एक्सेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, वो राज्यसभा में नहीं आता है। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ क्या पावर है? उसको उसको ऊपर सजेशन देने की पावर है, और मैक्सिमम वो 14 डेज तक का उस मनी बिल को रोक सकते हैं। स्पीकर कौन बताता है कि वो मनी बिल है? वो स्पीकर बताते हैं। और प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट भी जब मनी बिल उनके पास जाता है, क्योंकि वो पहले से क्या किए होते हैं, उन्होंने साइन किया होता है कि आप मनी बिल को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हीं से पूछ के ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो क्या नहीं कर सकते मनी बिल को, वो वहां पे मनी बिल के ऊपर कोई भी आपका वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आप लिखिए फर्स्ट मनी बिल। मनी बिल। मनी बिल में क्या लिखेंगे? द सिचुएशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द यूनियन। ठीक है। सेकंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कॉमा, इफ इट इज इन देयर, कॉमा, इट कैन ओनली डिले द बिल फॉर 14 डेज। 14 दिन के लिए डिले कर सकते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। मैक्सिमम स्टेट्स में हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। हमारे देश में लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे राज्यसभा में तो जाना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि राज्यसभा तो है ही है हमारे पास, बट यहाँ पे कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो मनी बिल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाएगा और गवर्नर के साइन के लिए चला जाएगा। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके पास भेजा जाएगा इस बिल को। मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और नहीं देते हैं तो 14 दिन तक, सिर्फ 14 डेज तक रखा जाएगा। और जैसे ही देखा जाएगा 14 दिन हो गए और लेजिस्लेटिव काउंसिल वो बिल को वापस नहीं भेज रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो क्या माना जाएगा कि इट विल बी, वो माना जाएगा कि वो पास कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, ये हो गया आपका मनी बिल के एस्पेक्ट में। सेकंड, कौन से बिल के एस्पेक्ट में देखेंगे, तो ऑर्डिनरी बिल के एस्पेक्ट में क्या है? ऑर्डिनरी बिल के एक्सेप्ट क्या इसमें क्या होगा, लिखिए आप, ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो, कॉमा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट अ रिवाइजिंग चैम्बर, कॉमा, रादर अ डिलेइंग चैम्बर। इसका मतलब क्या है, जैसे लोकसभा में कोई भी ऑर्डिनरी बिल आता है तो उस पर्टिकुलर बिल में अगर राज्यसभा चाहे, अगर राज्यसभा पास ना करे ऑर्डिनरी बिल को, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट के सैंक्शन के लिए नहीं जा सकता है। तब क्या होता है, जॉइंट सिटिंग का एक हमारे पास प्रोविजन है। बट यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, मैक्सिमम कोई बिल गया तो वो 4 मंथ तक का, कितने महीने तक, 4 मंथ तक क्या कर सकते हैं, उस बिल को रोक के रख सकते हैं। और अगर उस 4 महीने के अंदर उस बिल के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, वो बिल को पास माना जाएगा वहां से। तो यही डिफरेंस है, आपको देखना होगा कि जब लोकसभा और राज्यसभा की बात हम कर रहे कर रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम में जब ऑर्डिनरी बिल की बात आती है, उस पर्टिकुलर टाइम में राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा।
but in case of legislative assembly and legislative council this is not equal. legislative council जिन states में होता है उनमें maximum legislative council कोई ordinary bill जो legislative assembly भेजता है legislative council को, उसको maximum for the 4 months they can stay there the bill by maximum of 4 months which means that कि इसके बाद ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक, ये दो हो गए आपके डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस जो हमने देखे, और सारी चीजें स्टेट लेजिस्लेचर में जो हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें आपकी सिमिलर हैं। जितने हमने कट मूवमेंट, मोशन मूवमेंट, एडजॉर्नमेंट मूवमेंट, सिंडाइन, एडजॉर्नमेंट, सिंडाइन, लेम डक सेशन, एवरीथिंग इज सेम। ठीक, कुछ डबल नहीं पढ़ना है, ये दो डिफरेंसेस बस पढ़ लेने हैं आपको। ठीक है, बस ये स्टेट लेजिस्लेचर में ये दो डिफरेंस है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की वर्किंग माने हम लोग और सेंट्रल लेजिस्लेचर की। अब हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ रखा है, वहां हाई कोर्ट भी मैंने बहुत बार बताया था, बट हाई कोर्ट यहाँ अलग से एक बार और डील कर लेते हैं, अलग से स्पेसिफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट जो है समझना क्या है, हाई कोर्ट का जज कैसे बनता है। ठीक है, हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा था कोलेजियम सिस्टम से बनते हैं, अब हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। बट जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने बोला आपको अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जज, बट वो ऐसे ही नहीं कि खुद से अपॉइंट कर देंगे, तो वो डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो कंसल्टेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन के लिए वो 3 लोगों की टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 लोगों की एक कमिटी बनाते हैं, और उन 3 लोगों की कमिटी में कौन होता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे उसमें। इसके बाद और कौन रहेंगे? तो गवर्नर रहेंगे उस स्टेट के, जिस स्टेट के हाई कोर्ट के लिए वो क्या कर रहे हैं? जज बनाने वाले, चूज करने वाले हैं। और क्या रहेंगे? गवर्नर हो गए, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, CJHC। तो ये आपके कौन कौन 3 लोगों की कमिटी बनाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जज को चूज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में याद होगा आपको मैंने बताया था कोलेजियम सिस्टम होता है, वो पूरा डिफरेंट था। यहाँ पे अलग हो गया आपका हाई कोर्ट के लिए। कोलेजियम सिस्टम में क्या था? CGI रहते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। बट ये कंसल्टेशन सिस्टम है, प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो CGI जो हमारे देश के हैं, गवर्नर जिस स्टेट के, उसी स्टेट के रहेंगे जिस स्टेट के क्या हो रही है, बात हो रही है हाई कोर्ट के जज को चूज करने की। और उसके साथ उस स्टेट जो हाई कोर्ट है उसके क्या रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे ये एंश्योर होता है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं हो रहा है, जुडिशरी का कंसेंट है। देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो पॉलिटिकल हो गए, वो पॉलिटिकल है। ठीक है, अगर सिर्फ गवर्नर ही भेज देते प्रेसिडेंट को तो क्या हो जाता है? ये पॉलिटिकल हो जाती चीजें। भाई कहीं ना कहीं भले गवर्नर को हम बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल पावर नहीं है या प्रेसिडेंट पॉलिटिकली चूजन नहीं है, बट आप एक बार एक चीज देखेंगे तो आपके पास डायरेक्टली लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अगर प्रेसिडेंट डायरेक्टली चूज कर देते हाई कोर्ट के जज को तो वहां ये हो सकता था जो कैबिनेट मिनिस्टर या COM हमारे बोल सकते हैं किसके, सेंटर या यूनियन के, वो प्रेसिडेंट को क्या लिख के भेज देते और उन्हीं को उनको चूज करना पड़ता, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता। बट यहाँ पे क्या है? CGI है, वो नॉट सो, ही इज नॉट पॉलिटिकल एट ऑल। उसके बाद स्टेट के जो CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हैं, वो भी जो है आपके पॉलिटिकल नहीं है। तो ये इंश्योर करता है हमको कि पॉलिटिकली जो है हमारी जुडिशियरी में नहीं अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, ये भी आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी से आपका स्टेट जुडिशियल स्टेट की पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए, तो तरीका यही होता है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए डेप्थ में चीजें, फिर कंपैरिजन में बस आप एक नोट्स बनाइए, उसको आप जब पूरा पढ़ेंगे इसको कंपेयर करेंगे तो खत्म। और वैसे भी हमारे यहाँ के बाद अब ज्यादा क्लासेस, अब मैक्सिमम क्लासेस हमारी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, इन सब की बची हुई हैं अब क्लासेस। ठीक है, मैक्सिमम जो बहुत समझने वाली क्लासेस थी, बहुत टफ क्लासेस थी, वो हो गई। अभी टफ है, फंडामेंटल राइट बहुत टफ है समझना, वो एक पर्टिकुलर क्लास रहेगी हमारी, 5-4 क्लास मेरे को लगता है लगेंगे उसमें करने में हमको। उसके बाद तो फिर खत्म ही है पॉलिटी, मतलब कितनी 15 क्लासेस और होंगी इनके बाद, अभी 15 क्लासेस। ठीक है, तो मैक्सिमम
जो मतलब वो सारी चीजें जो है ना बहुत डेप्थ में समझने वाली हैं, और वो समझ आती हैं, वो याद भी करनी है और समझ भी आती हैं। इन चीजों में बहुत कंसेप्ट है कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, और ये बेस आपका क्रिएट हुआ ना, आपको कुछ नहीं पता था अब तक, पार्लियामेंट का पी नहीं पता होता है लोगों को, तो ये बहुत बेसिक से हमने उठाया है, बहुत बेसिक से हमने ऊपर पहुंचे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो अभी क्या नेक्स्ट क्या होगा, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या होता है कि क्या होते हैं एलिजिबल, कौन होता है एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल। तो पहला लिखिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्या है, भारत का नागरिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर सेकंड लिखिए, आप पहला लिख लीजिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड है लीस्ट, एट लीस्ट फॉर द 10 years ही शुड हैव एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। या तो फिर सेकंड पॉइंट में क्या मैंने बोला कि वो 10 साल कम से कम हाई कोर्ट के जज हों, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है, क्यों रखा जाता है ये सब प्रोविजन, तो ये इंश्योर करता है कि जो जज बन रहा है वो 10 साल कहीं प्रैक्टिस किया हुआ है किसी भी हाई कोर्ट में, तो ही इज हैविंग अ एम्पल ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिससे वो क्या है, अच्छे डिसीजंस दे पाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये दोनों आपने लिख लिया। अब लिखिए आप टेन्योर, क्या लिखेंगे, टेन्योर एंड रिटायरमेंट, कब रिटायर करते हैं और क्या टेन्योर होता है उनका। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका टेन्योर होता है 62 years तक का सर्विस करते हैं वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट क्या है, 65 years है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 65 साल की उम्र तक रहते हैं, बट हाई कोर्ट के जज 62 years के एज तक रहते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। इसके बाद और क्या समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड, में पानी पी लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों को और क्या समझना है, टेन्योर हमने समझ लिया। इसके बाद देखना है हमने कितने टाइप के जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्या देखना है हमको, टाइप्स ऑफ जजेस। चलिए पहले नोट्स प्रिपरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, वरना बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी आप लोगों के लिखने के लिए। तो लिखिए हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। मैंने क्वालिफिकेशन और वो सारी चीजें बता दी, वो आपने लिख लिए। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्लियर है कि 34 जजेस हैं, उतने ही रहेंगे, अगर बढ़ाना है तो अमेंडमेंट होगा, ऐसा कुछ आपका हाई कोर्ट में नहीं है, तो पहला पॉइंट होगा द नंबर ऑफ जजेस इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ जजेस इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। दे आर डिटरमाइंड, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, क्या बोला था, हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुप्रीम, जो टाइप्स ऑफ जजेस क्या क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले पता है आप लोग को, एक होते हैं, क्या लिख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं, ही इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो लिख लीजिए, ही इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय द कोलिजियम सिस्टम। तो ये जो होते हैं कन्वेंशन, ये चला आ रहा है, जो भी सबसे एज में होते हैं या सीनियर मोस्ट जज होते हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। दूसरा क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ जज में, एक्टिंग सीजीआई। एक्टिंग सीजीआई का मतलब क्या है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है या वो पोस्ट जो है वो टेम्पररली खाली हुआ है, तो प्रेसिडेंट किसी और जज को, जो सीनियर जज होते हैं, उनको चीफ जस्टिस बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, व्हेन द पोस्ट ऑफ सीजीआई is temporarily
vacant, then President of India can appoint senior judge as an acting CGI. ठीक है. then the third one is ad hoc judge. एड हॉक जज कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो एड हॉक जज हमको संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 127 में मेंशन्ड है. और ये क्या होते हैं? ये जज कब अपॉइंट होते हैं? जब जुडिशरी के ऊपर जब वर्कलोड ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो और कोरम में जो कोरम है सुप्रीम कोर्ट में, वो कोरम मेंटेन नहीं हो पाता है, तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? जो टेम्पररी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है. ठीक है. और वो किनको अपॉइंट करेगा? तो हाई कोर्ट के जज को टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जा सकता है. क्या होता है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, देयर इज अ डिमांड कि बहुत सारे केसेस आ गए हैं और सारे केसेस को बहुत जल्दी से क्या करना है, हमको खत्म करना है. कभी कभी होता है ऐसा कि जैसे बहुत सारे स्टेट के बीच में टसल हो गया, कुछ ऐसा एक सीन आ गया, तब वो स्टेट्स के बीच के टसल को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. तब उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, इन केस जजेस, कुछ जज मान के चलिए छुट्टी में चले गए, कुछ का तबीयत खराब हो गया, तब आर्टिकल 127 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हाई कोर्ट के जज को सीधा अपॉइंट कर देगा सुप्रीम कोर्ट का जज, और वो वर्क करेंगे एज अ एड हॉक जज. एड हॉक जज. ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. फोर्थ हो गया आपका क्या? रिटायर्ड जज. क्या हो गया? रिटायर्ड जज. रिटायर्ड जज को भी लाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 128. तो आर्टिकल 128 में क्या दिया है? रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको वापस बुला के बेंच में बिठाया जा सकता है. बट इसमें क्या है, इसमें पहले आपको प्रेसिडेंट का भी कंसेंट और पहले आपको उस पर्टिकुलर जज का भी कंसेंट लेना होता है. ठीक है. तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? पहला मैंने बताया सीजीआई. सीजीआई में लिखिए, बाय कन्वेंशन ही इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक्टिंग सीजीआई में लिखिए, सिचुएशंस क्या क्या होती हैं. पहला, व्हेन पोस्ट ऑफ सीजीआई इज वेकेंट. सेकंड, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस. थर्ड, इनएबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शन. और अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अमॉन्ग द सुप्रीम कोर्ट जजेस. ठीक है. फिर एड हॉक जज, when there is lack of quorum, QUORUM. ठीक है. quorum, QUOREM, quorum. तो ये इसमें क्या हो गया? when there is lack of quorum. इसको अपॉइंट कौन करेगा? एड हॉक जज को. तो अंडर आर्टिकल 127 ही विल बी अपॉइंटेड बाय सीजीआई. इसमें प्रेसिडेंट नहीं होंगे, तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 127 क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे. मैंने बताया था आपको, बस इसमें क्या चीजें होनी चाहिए. इसमें इंडियन प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है हमारा, उसका क्या होना चाहिए? एक्सेंट होना चाहिए. परमिशन लेना पड़ता है उनको पहले उनसे, और जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट में वो है, उनके चीफ जस्टिस से. तो एड हॉक जज में मैंने क्या बताया? अंडर आर्टिकल 127 अगर ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है कि वहां पे क्या होता है, हाई और जजेस की जरूरत पड़ती है केस को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो कोरम है मेंटेन नहीं हो पाता है बेंचेस का, उस पर्टिकुलर टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को पहले लेटर लिखेंगे और बोलेंगे कि हमको साहब जज की जरूरत है, हमको जज की जरूरत है, तो हमको परमिशन दीजिए कि हम हाई कोर्ट से जज ले सकें. अब वो हो जाएगा सैंक्शन. तो वो और क्या भेजेंगे? जिन जज को उनको हाई कोर्ट से लेना है, उसके चीफ जस्टिस, लेट से कि छत्तीसगढ़ के किसी एक जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ को, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के छत्तीसगढ़ के, उनको क्या लिखेंगे? लेटर कि हमको ये वाले जज आपके कोर्ट से चाहिए, तो आप हमको क्या करें, आप हमको परमिशन दे दें. जब ये दोनों परमिशन हो जाएगा, तब उनका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा. कहां पे? एज अ एड हॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट. और इसके बाद आखिरी मैंने एक और क्या बताया? रिटायर्ड जज. तो अंडर आर्टिकल 128 ये रिटायर्ड जज कौन इनको अपॉइंट करेगा? तो ये भी सीजीआई के ही द्वारा अपॉइंट होंगे.
ठीक है, बट इसमें भी क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हैं आप अपॉइंटेड बाय सीजीआई, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस द कंसेंट ऑफ द पर्टिकुलर जज। इसमें भाई अब जज जो है वो तो घर पे बैठा हुआ है, तो जज से कौन, अब वो कोई हाई कोर्ट में काम नहीं कर रहे, कहीं नहीं काम कर रहे, बस उन्होंने जीवन भर इतना अच्छा काम किया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये जज कहीं आएंगे हमारे साथ वापस, और वो क्योंकि फिट हैं केसेस को सुनने के लिए, तब हमारे लिए बहुत हेल्प होगा और जुडिशरी क्या कर पाएगी, बहुत जल्दी केसेस खत्म कर पाएगी। तब इस जज से पूछा जाएगा कि क्या आप साहब आना चाहते हैं, आर यू रेडी, आर यू विलिंग टू वर्क एज द हाई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेन। तब वो बोलेंगे हाँ तो ठीक है आ जाएंगे, ना बोले तो नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपका क्या हो गया, और हमने देखना है अब ऐसे ही क्या हाई कोर्ट में क्या क्या जजेस होते हैं। तो हाई कोर्ट में भी चार प्रकार के जज होते हैं। हाई कोर्ट में क्या क्या होंगे, पहला CGHC, इसको क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के हेड होते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं कोलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंट होते हैं ये, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। पहले चारों समझ लीजिए फिर लिखा दूंगा मैं। दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा एक्टिंग CGHC, सेम जैसे मैंने ऊपर बताया। तीसरा क्या हो गया, एडिशनल जज। एडिशनल जज क्या होते हैं, अगर वर्कलोड जब ज्यादा बढ़ जाता है हाई कोर्ट के ऊपर, तो मैक्सिमम 2 साल के लिए ये एडिशनल जज को अपॉइंट किया जा सकता है। कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। इसको मैं आपको और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और चौथा क्या हो गया, एक्टिंग जज। जब परमानेंट जज जो होते हैं वो टेम्पररीली प्रेजेंट नहीं होते हैं, तब एक्टिंग जज को क्या किया जाता है, अपॉइंट। तो पहला क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उसमें क्या लिख सकते हैं आप, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और सेकंड, गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्टर्स हिम द ओथ। तो ओथ कौन लेवाता है इनको, तो गवर्नर इनको ओथ लेवाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एक्टिंग CGSC कौन होंगे, अपॉइंटेड बाय कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। तो और सेम क्यों होंगे वो तो मैंने, आप जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है कि अगर नहीं आए हैं, प्रेजेंट नहीं है, तब इनको अपॉइंट किया जाएगा। एडिशनल जज में क्या, ये भी अपॉइंट होंगे, एडिशनल जज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और कब ये अपॉइंट होते हैं, जब टेम्पररी कोई वैकेंसी होती है, क्या होती है, टेम्पोररी वैकेंसी होती है, ठीक है। और वर्कलोड हाई रहता है, तो 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। एक्टिंग जज भी अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। अब यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं, बट यहाँ हमने देखा एडहॉक और रिटायर्ड जज को CGI हमारे देश के क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो होगा आपका रिमूवल ऑफ जज, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया है। तो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट के जज कैसे रिमूव होंगे, तो अंडर आर्टिकल 217, अंडर आर्टिकल 217 रिमूव द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज गिवन, ठीक है। बट एक्चुअल में जो एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, आप लिख सकते हैं सेम एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, मैंने बताया था, सिमिलर उनके टाइप सेम पैटर्न में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनको क्या करता है, रिमूव। क्या ग्राउंड होते हैं इनको रिमूव करने के, तो ग्राउंड होते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। प्रोसेस क्या होता है, तो पार्लियामेंट में पहले बिल आता है, एक मोशन आता है, और उस मोशन के ऊपर जो राज्यसभा या लोकसभा दोनों हाउस में, दोनों ही जो हाउस है लोकसभा एंड राज्यसभा, उन दोनों में यहाँ पे डिस्कशन होता है, और 2/3 मेजॉरिटी से कहीं 2/3 मेजॉरिटी से कहीं बिल पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको क्या कर देता है, ऑर्डर निकाल देता है, और ये रिमूव हो जाते हैं। तो यही सेम प्रोसेस था आपका, क्या
जो हाई कोर्ट में आपका, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आपका रिमूवल का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पावर, इसमें 4 प्रकार के पावर, जैसे हमने पढ़ा था हाई सुप्रीम कोर्ट का, वैसे इनका भी क्या होता है, पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, लिख लीजिएगा जुरिस्डिक्शन। इसके बाद दूसरा क्या होता है इनका भी, एप्लीएट, एप्लीएट जुरिस्डिक्शन। तीसरा होता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और चौथा होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जुरिस्डिक्शन होते हैं किसके पास, हाई कोर्ट के पास। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मेन काम क्या होता है इनका, तो हाई कोर्ट में कुछ केसेस जो होते हैं आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली फिल हो सकते हैं। और वो कौन से प्रकार के केसेस हैं, तो जो केसेस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए होते हैं अंडर आर्टिकल 226, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए केसेस आपके यहाँ पे फिल किए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि क्या ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो जी हाँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इनका। इसके साथ इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है स्टेट के अंदर, तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स भी उनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और मैरिज के केसेस, लैंड के केसेस, ये सारे भी केसेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अपील के थ्रू का कौन से केसेस इनके पास आ सकते हैं, तो अपील के थ्रू हाई कोर्ट जो लोअर केस के डिसीजन होता है उनके ऊपर अपील ले सकता है। कौन से केसेस के ऊपर, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केसेस के ऊपर अपील ले सकता है जो लोअर कोर्ट के डिसीजन होते हैं उनके ऊपर। तो ये इनका हो गया एप्लीएट जुरिस्डिक्शन, जिसको बोलते हैं अपील का जुरिस्डिक्शन। देन सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो हाई कोर्ट अपने स्टेट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट को कंट्रोल पे रख सकता है, उनको डायरेक्शन दे सकता है कि कौन कौन से केसेस आपको देखने हैं, कहाँ कहाँ देखने हैं, तो ये सुपरवाइज करने का भी काम करता है, ठीक है। इसके बाद चौथा आपका है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। वो है कि हाई कोर्ट जो है आपका, वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस, जो हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस ले सकता है, ठीक है, गवर्नर जो है वो एडवाइस ले सकते हैं, बट वो क्या है, बाइंडिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। तो आर्टिकल आप लिखिए, अब पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसमें लिखेंगे आप अंडर आर्टिकल 226, पहला हो गया आपका फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके साथ और क्या, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, रिट्स लीगल राइट के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो आर्टिकल 32 में वही सिमिलर रिट्स, जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया आपका, मैंडेमस सर्टोरियोरी क्यू वारंटो, वो ये यहाँ पे भी वो रिट्स को ये क्या कर सकता है, हाई कोर्ट वो भी दे सकता है। ऑल्सो हाई कोर्ट का जो रिट देने का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट देने के जुरिस्डिक्शन से काफी वाइडर है, क्योंकि जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स का यूज कर सकता है, बट हाई कोर्ट बहुत सारे चीजों के लिए अपने रिट्स का, क्योंकि वहां मैक्सिमम कोर्ट्स अपील से भी आते हैं आपके लोअर कोर्ट से, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस, तो उन दोनों केसेस के ऊपर भी वो रिट को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या है, सेकंड लिखिए, दे दे ऑल्सो एंजॉय द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ एमएलए एंड एमपी, ठीक है। इनके पास पावर है, और ये मेंशन्ड कहाँ है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन्ड है। अब इसके बाद लिखिए अपील जुरिस्डिक्शन, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। तो इसमें लिखिए, इफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, it can't be executed without the approval of high court whether the person makes an appeal or not। इसका मतलब क्या है, अगर जो आपका जो लोअर कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, वो अगर कोई किसी एक कोई केस है, ठीक है, कोई एक केस है, मर्डर का केस है, और उस मर्डर 302 के केस में, मर्डर के केस में उन्होंने क्या किया है, एक वर्डिक्ट दे दिया है कि वो डेथ पेनल्टी दे दिया है उस पर्टिकुलर आदमी को, तो ये कंपलसरी है कि अगर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे भी दी है, तो भी वो केस ऑटोमेटिकली जाएगा हाई कोर्ट के पास। क्यों जाएगा हाई कोर्ट के पास, क्योंकि थोड़ा सा भाई डेथ पेनल्टी की बात है, तो यही मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। क्या चाहे वो पर्सन अपील करे या ना करे,
फिर भी वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, तो ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो गया। फिर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आप लिख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट also have supervisory jurisdiction over all the subordinate courts, over all the subordinate courts in that particular state। ठीक है। चौथा लिखिए आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, उसमें लिखेंगे आप हाई कोर्ट के एडवाइस, हाई कोर्ट्स एडवाइस फर्स्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ members of subordinate judiciary, in the appointment of members of subordinate judiciary, high court is also a court of record। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो रहेगा आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से लेवल पे होते हैं। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं आपके, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। किस लेवल पे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। कौन करता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट? ये आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, वो अपॉइंटमेंट करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में। ठीक है। मगर ये जो गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे वो किससे कंसल्टेशन लेके करेंगे? तो ऑन कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ही सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए? सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट, जो आपको तहसील, जो तहसील के पास होता है ना आपके, हर एक रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, वो कोर्ट जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कचहरी बोलते हैं, उस कोर्ट की बात हो रही है, उसी को सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। जो जनरल हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है। ठीक है। पाटन में है, सब जगह जहाँ जहाँ बनता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धमधा में है, तो इन सब जगहों को, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है? एलिजिबिलिटी एक तो पेपर देके बनते हैं, वो अलग हो गया, या फिर एडवोकेट विथ 7 ईयर प्रैक्टिस, 7 साल के प्रैक्टिस होनी चाहिए एक वो वकील को, उनको क्या बनाया जा सकता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जज बनाया जा सकता है। या फिर दूसरा क्या हो गया? पीएससी का, स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है, जो एग्जाम अभी होने को है, हर साल होता है, तो वो एग्जाम के लिए भी थ्रू बन सकते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पूरे इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी में एकलौता सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहीं पे बस एग्जाम के थ्रू आप जज बन सकते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्रिमिनल और सिविल केसेस सुनते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट जज हियर, डीजे जिसको बोलते हैं, हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है, ये ही आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है। तो इसके साथ साथ आप कुछ नोट्स लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जज, द पोस्ट इंक्लूड्स फर्स्ट जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेकंड होगा चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी चीफ जस्टिस बोल रहा हूं मैं, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट। चौथा लिखिए सेशन जज व्हेन डिस्ट्रिक्ट जज एडजुडिकेट्स क्रिमिनल मैटर। देखिए डिस्ट्रिक्ट जब सिविल मैटर्स को सुन रहे होते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, और जब वो क्रिमिनल मैटर को सुन रहे होते हैं तब बोलते हैं सेशन कोर्ट, सेशन जज। ठीक है। तो आपने सुना होगा जब भी क्रिमिनल मैटर आते हैं न्यूज में तो क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट में आज केस लगी है इस पर्टिकुलर आदमी की। तो सेशन जज में वही डीजे ही बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ही बैठते हैं, बट उस पर्टिकुलर टाइम में उनको सेशन जज बोला जाता है। ठीक है। जब भी वो क्रिमिनल मैटर को क्या करते हैं? देखते हैं। ये हो गया आपका।
अब हम देखते हैं लोक अदालत और कुछ अपॉइंटमेंट और डिफरेंट डिफरेंट कुछ और जजेस देख लेते हैं क्या होते हैं। तो लोक अदालत आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लोक अदालत। देखिए इन सब टॉपिक को मैं जितना बता रहा हूँ, जितना लिखा रहा हूँ, उतना ही पढ़िए। लक्ष्मीकांत और 10 जगह से आप पढ़ सकते हैं। बहुत और ज्यादा नॉलेज मिलेगा इससे आप लोगों को। मैं जितना बता रहा हूँ उससे और ज्यादा हो सकता है नॉलेज मिले, बट जो मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम के लिए आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस मच इज इंपॉर्टेंट। द मेन पर्पस शुड बी कि आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है? आपको पीएचडी नहीं करनी, लॉयर नहीं बनना है आपको। हमको पॉलिटी हमारा एक सब्जेक्ट है जिससे 8 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में 50 एक क्वेश्चन आते हैं, 50 एक नंबर के। उतना के लिए कवर करना है हमको। वी हैव टू हैव ऑल द टॉपिक्स इन आवर हैंड, बट टू द पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन, नॉट इन द डेप्थ। अगर जुडिशियरी पढ़ने जाए ना तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं 4 चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, पता है? सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को। लोक अदालत के ऊपर मैं 4 चैप्टर पढ़ा सकता हूँ आपको, 4 क्लासेस। बट क्या फायदा होगा 4 क्लास हमारे लोक अदालत को पढ़ के? फंडामेंटल राइट कैन बी टॉट इन 50 क्लासेस। एक एक क्लास में एक एक फंडामेंटल राइट को पढ़ा जा सकता है, पता है? इतने डेप्थ में है फंडामेंटल राइट्स। बट वो फ्यूटाइल है, वो बात की बात है। जब पढ़ने की इच्छा होगी पढ़ लीजिएगा, बहुत बुक है, बहुत बुक है आपके पास, ठीक है? तो ये अभी फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है? तो लोक अदालत में क्या है, पीपल, इस प्रिसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ, देखिए समझ आपको सब आ रहा होगा, समझ आना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ आना और नोट्स प्रिपरेशन। आपके दिमाग में जब बैठ जाती है ना चीजें, तो फिर आपके दिमाग से तो कोई नहीं निकाल सकता ना। जब कंसेप्चुअली बैठ जाएंगी तो याद करके बैठने वाली चीजें स्किप आउट हो जाती हैं दिमाग से, इरेज हो जाती है। दिमाग भी तो एक कंप्यूटर है ना, रिफ्रेश होता रहता है। तो वो होता है हम बोलते हैं ना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, वो क्योंकि आपने समझा नहीं था उस पर्टिकुलर चीज को। अगर समझा है, वो ब्रेन में अच्छे से फीड हो गया है, इंटरकनेक्ट हो गया है, तो आपको याद आएगा ही आएगा। तो ये जो लोक अदालत है, इसका ओरिजिनल कंसेप्ट आया था हमारे देश में 1980s में, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है? किससे आया था? तो ये एक स्टैट्यूटरी लॉ था, स्टैट्यूटरी लॉ के अंडर आया था लोक अदालत, जिसका नाम था आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है? 1987, ठीक है? इस पर्टिकुलर टाइम में ये एक्चुअली में एक इनफॉर्मल कॉम्प्रोमाइज बेस्ड जजमेंट वाला सेटिंग होता है, जिसमें सिविल और कंपाउंडेबल केसेस सॉल्व होते हैं, ठीक है? तो इसमें आप लिखिए, उसको मैं लिखते जाएंगे, आप समझाता जाऊंगा। लोक अदालत में आप सबसे पहले लिखिए नेशनल नालसा, लिखिए इसमें कौन इसको स्टैब्लिश करता है, ठीक है? पहले समझ लीजिए कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो ये आर्टिकल 14 हमारा क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि लॉ सबके लिए, सबके पास पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए लोक अदालत को बनाया गया है, ठीक है? हर एक जन मन के पास पहुंचना चाहिए। इसके बाद हमारे आर्टिकल 39 ऑफ ए में भी ये दिया हुआ है कि this article 39 of A that was added by the 42nd constitutional amendment act 1976, it has the provisions for free legal aid, free legal provision of free legal aid to poor and the weaker section। अब देखिए कोर्ट के केस लड़ना उतना आसान नहीं है, और बहुत सारे डिस्प्यूट लोग कोर्ट तक जाते ही नहीं है, पुअर सेक्शन के लोग, क्योंकि वहां जाना उनको डर लगता है, उनको समझ नहीं आता कागज पत्तर का काम। वकील जो होते हैं, एडवोकेट्स, उनके पैसे वो पे नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन की उनको दिक्कत होती है आने जाने में, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट मच मनी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 हमारा बोलता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वल मानना है। अरे भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ तभी होगा ना जब उनको जजमेंट मिलेगा, किसी चीज का जज आएंगे। तो लोक अदालत का कंसेप्ट उसी लिए आया था। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, हु स्टैब्लिशेस लोक अदालत? कौन बनाया, किसने बनाया लोक अदालत को? तो ये है नालसा, नालसा के अंडर ये लोक अदालत नालसा के अंडर बना, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें लिख सकते हैं आप लोग, नालसा के अंडर लिख सकते हैं, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, दे प्रोवाइड free legal aid, competent legal services to the, they provide free legal aid, competent legal services to the
weaker section of the society on the basis of equal opportunity. सेकेंड लिखिए, दिस इज द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लोक अदालत इन इंडिया। चेयरमैन नालसा का कौन है? चेयरमैन ऑफ नालसा, नालसा को ऐसे लिखेंगे आप ना, NALSA, इसको सब कैपिटल में लिखा करिए, क्योंकि नालसा का फुल फॉर्म है ना, आपको मैंने बताया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ नालसा इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, सॉरी, हाँ, चेयरमैन ऑफ नालसा इज सुप्रीम कोर्ट जज, ईदर ही कैन बी अ जज, वर्किंग जज और रिटायर्ड जज, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सर्विंग एंड रिटायर्ड। मेंबर कौन होते हैं लोक अदालत के? मेंबर्स ऑफ, वो नालसा के बारे में था हम लोग जो पढ़े थे अभी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोक अदालत, तो कौन मेंबर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मेंबर जो आपके लोक अदालत के मेंबर होते हैं वो लॉयर्स होते हैं, और होते हैं आपके कौन? सोशल सर्विस, सोशल वर्कर, जो सोशल सर्विस करते हैं वहां पे। तो ये दोनों लोग होते हैं मेंबर्स लोक अदालत के, और इन दोनों लोग ही बैठ के डिसीजन फाइनल करते हैं, और इनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। क्या होता है? फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। किन टाइप के केसेस, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार इतने सारे केस अदालत हैं, तो लोक अदालत में किन टाइप के केसेस जाते होंगे? तो विच, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, विच केसेस आर टेकन बाय लोक अदालत। लोक अदालत किन टाइप के केसेस को सुनता है? तो पहला हो गया आपका सिविल केस, सेकंड हो गया आपका क्रिमिनल केस, चौथा हो गया केसेस रनिंग ऑन कोर्ट, जो कुछ केसेस जो कोर्ट के पास हैं बट वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी ये सुनते हैं, केसेस रनिंग ऑन कोर्ट। ये तीन चीजें हो गई आपकी, ठीक है। और लोक अदालत जनरली उन्हीं केसेस के बारे में डिस्कस कर सकता है जिस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ठीक है। और सारे केसेस के ऊपर ये क्या नहीं कर सकते? सुन नहीं सकते। अब आप क्या, और आपको क्या हिस्टोरिकली आपको क्या पता होना चाहिए? हिस्टोरिकली जो फर्स्ट लोक अदालत था वो कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो आपको ये लिख लीजिए, द फर्स्ट लोक अदालत वाज स्टैब्लिश्ड इन गुजरात स्टेट, गुजरात में हुआ था। छत्तीसगढ़ में पहला ई लोक अदालत 2020 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमारे हाई कोर्ट जो बोधरी में है हमारा छत्तीसगढ़ का, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो 2020, in 2020 Chhattisgarh started its first lok adalat, and it is the first state in India to start a e lok adalat. नेक्स्ट लिखिए, नो फॉर नो कोर्ट फीस इज अप्लाइड इन लोक अदालत, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। यही हमने क्या दिखा, आर्टिकल 39 ऑफ ए यही बोल रहा है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो डाला गया 1996 में, कि देयर शुड बी फ्री लीगल एड फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्टर। तो वो उसी के लिए, देयर इज नो, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, आप जाएंगे तो। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग, आखिरी आज का टॉपिक होगा हम लोगों का, दैट इज ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय क्या होता है? विलेज कोर्ट, इसको बोलते हैं विलेज कोर्ट। तो ग्राम न्यायालय कब हमारे कंट्री में बना? तो ग्राम न्यायालय आपके हमारे कंट्री में 2008 में हमने देखा कि स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका मेन बेसिस क्या है? देखिए, जुडिशरी का जो हमारे संविधान में सबको एक अधिकार मिलना चाहिए, आर्टिकल 14 बोलता है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जस्टिस डिलीवर करने का सिस्टम है। जो अगर विलेज तक आप जस्टिस पहुंचा दिए, तो विलेज ही तो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, 70% ऑफ आवर कंट्री इज विलेज।
तो ये है आपका जो ग्राम न्यायालय है, वो विलेज में सबसे नीचे लेवल, जो ग्रास रूट लेवल है, वहां तक के क्या पहुंचाने के लिए है, आपकी जस्टिस पहुंचाने के लिए है। इसको हेड कौन करता है, तो इट इज हेडेड बाय न्याय अधिकारी। क्या बोला जाता है, न्याय अधिकारी। और ये कौन होते हैं न्याय अधिकारी, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किस लेवल पे होता है ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय आपका विलेज या ब्लॉक लेवल पे होता है। किस पे, ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। इस पे और एक क्या कंसेप्ट है, मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट है। एक वैन होती है, उसके अंदर क्या लगता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिन विलेजेस में, वहां पे इसको लगाया जाता है कुछ कुछ दिनों के लिए, और ये मोबाइल वैन जो है वो घूमती रहती है जज के साथ, और वहां पे डिसीजन होता है, ठीक है। इसमें और क्या एक अच्छी चीज है कि ये बहुत ज्यादा जार्गन्स यूज नहीं करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे डिसीजन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। और काफी फास्ट प्रोसीजर होता है टू डिलीवर द जस्टिस वेरी फास्ट एट द ग्राउंड लेवल। अब इसमें किस टाइप के केसेस को लिया जाता है, तो जनरली जो विलेज होता है ना, वहाँ बहुत छोटे केस होते हैं। उन केसेस को आपके मेन कोर्ट तक लेके आना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, उससे कोर्ट के ऊपर भी बर्डन होता है और लोग आना भी नहीं चाहते हैं। तो इन पे केसेस जो होते हैं स्मॉल थेफ्ट के, चोरी के, कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वाले डिस्प्यूट्स हो गए आपके, हाथापाई हो गई उनके हो गए आपके, और आपका लैंड बाउंड्री का डिस्प्यूट हो गया। गांव में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं बाउंड्री से रिलेटेड, खेत के बाउंड्री, कनाल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, तो उन्हीं से जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, उन सबको डील करने के लिए ये आपके ग्राम न्यायालय होता है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। उसमें पहला लिखिए, इट वॉज क्रिएटेड बाई ग्राम न्यायालय एक्ट। अगर आपको पूछता है कोई कि ग्राम न्यायालय का रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो सेकंड लाइन लिखिए आप, ग्राम न्यायालय कंसेप्ट वाज ग्राम न्यायालय कंसेप्ट वाज रिकमेंडेड बाय द 114th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। कौन सा रिपोर्ट, 114th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक मोबाइल कोर्ट के बारे में बताया था। क्या, मोबाइल कोर्ट। तो मोबाइल कोर्ट क्या होते हैं आपके, लिखिए आप उसको, मोबाइल कोर्ट आर कोर्ट्स हैव विच मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड देन सॉल्व द केसेस। अब नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 सेट अप अराउंड 5000 ग्राम न्यायालयस, but only 208 are functioning as of now। उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये केस, ये मतलब ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट। नेक्स्ट लिखिए, आउट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ओनली 11 स्टेट्स हैव टेकन द स्टेप्स। 28 जो हमारे स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 स्टेट्स ने, ओनली 11 स्टेट्स हैव टेकन द स्टेप्स टू हैव ग्राम न्यायालय इन देयर स्टेट्स। तो देख रहे हैं आप कि वो स्टेट्स उतना एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं इस ग्रास रूट लेवल क्या न्यायालय को, जजमेंट जो जुडिशियरी है उसको। नेक्स्ट लिखिए, दे आर सेट अप फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया ग्राम न्यायालय के अंडर आएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट कॉमा in consultation with the concerned high court of the state decides the area which will come under the particular gram न्यायालय ठीक है, ये आपको पता होना
चाहिए। इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस टाइप के केसेस को इन लोग डिसाइड करेंगे। तो इन ये जो है आपके ग्राम न्यायालय, वो मैंने आपको बता दिया, पेटी केस, छोटे केस, सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उन टाइप के केसेस को कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल केसेस वो कर रहे हैं तो उसमें वो क्या नहीं कर सकते, डेथ इम्प्रिज, उसमें जो वो अपनी डिक्री या ऑर्डर जो आप जो आखिरी में पास करेंगे, वर्डिक्ट देंगे, उसमें डेथ सेंटेंस नहीं बता सकते हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और छोटे मोटे 6 महीने की सजा, 5 महीने की सजा, ये सब किया जा सकता है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास जो हमारी है वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई है। आज हमने पूरा देख लिया, डिफरेंसेस, ग्राम न्यायालय, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट, ये सारे हमने समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रहा है रिलेटेड टू द पॉलिटी, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में आप लिख सकते हैं, वी विल रिवर्ट बैक यू। आप कॉल कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करिए, रिविजन करते रहिए, बी हैप्पी, डोंट टेक एनी प्रेशर रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। एक प्रोसेस है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द क्लासेस।